नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं समसामयिक घटनाओं की, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि कई बार समस्या ये होती है कि करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं, उनमें से कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी एग्जाम की हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो कई बार हमें पढ़ने की समस्या नहीं होती, कई बार समस्या होती कि छोड़ना क्या है। तो करंट अफेयर तो बहुत सारा हो जाता है, उसमें से हमारे एग्जाम में कौन सा बन सकता है ये हमें परख होनी चाहिए। और इससे क्या है कि हमारी जो तैयारी है, जो सफलता है, उसकी जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 जुलाई से 5 अगस्त तक राज्य व्यवस्था से संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हुई हैं, जो करंट अफेयर की घटनाएं हुई हैं, जो विभिन्न न्यूज़पेपर में आई हैं या किसी पेपर के आर्टिकल में आई हैं या किसी मैगजीन में आई हैं, है ना, या कुछ इंटरनेट या समाचारों के माध्यम से कलेक्शन किया है। तो उन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से मुद्दे आज देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा है हमारा, यह जो विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में हमें देखने को मिलता है, जहां पर राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। और ये जो सीआरपीसी की धारा है 433A, दोनों के मध्य क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। जो राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 161 में, वो कहता है कि राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन जो धारा 433A है, ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कारावास दिया है, आजीवन कारावास, और ऐसा कारावास कि अगर उसे मृत्युदंड मिल सकता था लेकिन मृत्युदंड ना देकर उसे आजीवन कारावास दिया है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल तब तक क्षमा नहीं कर सकते जब तक उसने 14 वर्ष का कारावास ना प्राप्त कर लिया हो या 14 वर्ष तक वो कारावास में ना रहा हो। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 161 है वो ऐसी कोई बाध्यता का आरोपण नहीं करता है। तो एक जगह कहा जा रहा है कि 14 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन संविधान कहता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राज्यपाल उसे क्षमा कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जो धारा 433 सीआरपीसी की जो ए है ना, वो और संविधान की हम बात करें तो संविधान ओवरलैप करेगा किसको, धारा को, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, संविधान बड़ा है। यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है, साथ ही हम देखेंगे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के अलावा हमारे भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे मेंस के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि धारा जो 433A क्या कहती है ना। 161 हमारा संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, उसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वो क्या कहता है। 161 और 72 दोनों आर्टिकल, या मैं सरल शब्दों में कहूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में क्या बेसिक अंतर है, तो ये हमें देखना है। आगे बात करते हैं हम नीट जो है। नीट का जो एग्जाम में अभी आपको मालूम है कि 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण घोषित किया गया है। तो हम देखेंगे क्या पहले ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, ठीक है ना। तो ओबीसी के लिए आरक्षण तो था, लेकिन जो कोटा है, जो ऑल इंडिया या अखिल भारतीय जो कोटा है, उसमें आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं था, उसमें सिर्फ एसटी एससी के लिए था। तो हम समझेंगे कि पहले आरक्षण कब दिया गया, है ना, और आरक्षण के बाद ये जो अखिल भारतीय कोटा है वो क्या होता है, और अखिल भारतीय कोटा में आरक्षण क्या है, वो सारे हम देखेंगे। और साथ ही देखेंगे नीट आखिरकार है क्या। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मुद्दा है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये लगातार चर्चा में है, निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है। ठीक है, कि निवारक निरोध में सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसके लिए सामान्य कानून अगर उपलब्ध है कि उसके पर सामान्य कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो निवारक निरोध का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, कोर्ट को भी निर्देश दिए हैं, सरकार को भी निर्देश दिए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं, एक विषय उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसके आयाम देखते हैं, फिर हम दूसरे और तीसरे टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहला हमारा मामला है राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 433A का ओवरराइड करती है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले दो शब्द आए हैं, है ना। एक शब्द आप सुनते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, जो आपकी 1973 की है। और एक आप सुनते होंगे जिसे कहते हैं हम आईपीसी,
है ना, ये 1860 और 61 की है, जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं या भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो कई बार आप सुनते हैं आईपीसी की धारा फलानी के तहत, कई बार आप सुनते हैं कि सीआरपीसी की धारा फलानी के तहत। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं धारा 433A, तो तुरंत दिमाग में आता आईपीसी की या सीआरपीसी की, क्योंकि धाराएं संविधान में होती नहीं, संविधान में तो अनुच्छेद होता है। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग बोल देते हैं कि भारतीय संविधान की धारा इसके तहत, धाराएं नहीं होती, धारा होती अधिनियम में, है ना, एक्ट में या किसी कानून में। तो जो इंडियन पिनल जो एक्ट है या जो संहिता है, इस संहिता में धाराएं हैं, और आपका सीआरपीसी जो 1973 का, इसमें धाराएं हैं। तो देखिए बेसिक अंतर क्या है। जो आईपीसी है या इंडियन पिनल कोड है, इसमें विभिन्न धाराओं के माध्यम से ये बताया गया है कि कौन सा अपराध होगा, ठीक है ना, उस अपराध की परिभाषा क्या होगी और उस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा। फिर से अपराध क्या होगा तो उसकी परिभाषा, है ना, हर अपराध की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा अपराध कौन सा होगा, मतलब कैसा कृत्य करेंगे, कैसी गतिविधि करेंगे, वो अपराध माना जाएगा। अपराध के लिए दंड का प्रावधान, मतलब कितना अपराध, कोई अपराध है उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, ये बात करती है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता। ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा हम बात करते हैं सीआरपीसी या जिसे कहते हैं हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये क्या कहती है। आईपीसी में तो बता दिया अपराध क्या होगा, अपराध के लिए दंड क्या होगा, लेकिन अपराध जो किया है उसका दंड कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कैसे व्यक्ति को अगर अपराध का दंड का जो प्रावधान किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कब जमानत मिलेगी, कब जमानत नहीं मिलेगी, उसे दंड देने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, है ना, कब तक गिरफ्तार रखा जाएगा। इस कुछ बातें हैं जो सीआरपीसी, सरल भाषा में अगर व्यक्ति को आईपीसी में बताया गया है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और मृत्युदंड देने की जो प्रोसेस होगी कैसे दिया जाएगा। जैसे आप समझते हैं ना, आपने सुना होगा कि सुबह 5 बजे उठाया, डॉक्टर का चेकअप किया, फिर उस व्यक्ति को फांसी दी गई, तो वो प्रक्रिया का वर्णन करता है सीआरपीसी। ये बेसिक थोड़ा दोनों में अंतर आप जानिए। वापस आते हैं हम कि जो सीआरपीसी है उसकी धारा हम बात कर रहे हैं 433 का ए। अब 433 ए पहली बात तो कहता क्या है, जो सीआरपीसी की धारा 433 ए कहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ने ऐसा कोई अपराध किया था जिसे न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड ना देकर उसे आजीवन कारावास, कि भाई हम मृत्युदंड नहीं देते हैं लेकिन लाइफ टाइम आप क्या रहोगे, जेल में रहोगे, वो भी मृत्युदंड से ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल या कोई भी व्यक्ति तब तक क्षमा नहीं कर सकता जब तक उसने जेल में, कारावास में 14 वर्ष व्यतीत ना कर लिए हों, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं अनुच्छेद 161 को, तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि राज्यपाल को राज्य सूची के विषय जहाँ तक विस्तारित हैं, मतलब जहाँ तक राज्यपाल या राज्य सरकार की जो कानूनी शक्ति है, जो कार्यपालिकी शक्ति है वो विस्तारित है, वहाँ तक जो विषय हैं या उन विषय के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता, सरल शब्दों में राज्य के विषयों के तहत, राज्य में कोई राज्यों के विषय तहत कोई अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसकी दंड की मात्रा को कम कर सकता है, ठीक है ना, उसके स्वरूप को बदल सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि 14 वर्ष या कोई भी समय सीमा नहीं है कि इतना व्यतीत करेंगे तब क्षमादान दिया जाएगा, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कहा कि दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही। एक जगह कहा जा रहा है कि जब तक 14 वर्ष व्यक्ति कारावास व्यतीत नहीं कर लेगा तब तक उसे माफ़ी नहीं दी जाएगी, है ना, ये कह रही सीआरपीसी। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि आर्टिकल 161 कहता है कि राज्यपाल क्षमादान दे सकता है। तो दोनों में क्या है, विरोधाभास है। तो कोर्ट ने कहा, अब मन में हमारे आना चाहिए कि दोनों ने ये बात कही तो कौन बड़ा है। तो आप जानते हैं संविधान हमारी सर्वोच्च विधि है, तो संविधान ऊपर रहेगा और धारा नीचे रहेगी, मतलब ये राज्यपाल पे लागू नहीं होगी, राज्यपाल इसको क्षमा कर सकते हैं। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब सीआरपीसी की धारा 423 ए को ओवरराइड करती है, मतलब उसका ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब समझते हैं कि कोई नीची चीज़ है और उसको ओवरराइड, अतिव्यापन बोलते हैं, आच्छादन बोलते हैं हिंदी में, उसको ऊपर, जैसे आप देखें कि चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर क्या हो गया, बादल। जैसे यहाँ की बात करें, चंद्रमा है, इसके आगे आपका बादल आ गया तो आपको बादल ही दिखेगा। ऐसे ही जो धारा 433 ए है वो पीछे हो जाएगी और उसके ऊपर आ जाएगा आर्टिकल 161।
तो जब भी कानून या न्यायालय कोई पढ़ेगा तो देखा जाएगा कि 161 जो कह रहा है वो बात सही है। इसका मतलब 161 को वरीयता प्रदान की गई धारा 433 के ए के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया होगा। इससे पहले जनवरी 2021 में दया याचिका एक पिटीशन लगाई गई थी। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब आपके मन में सवाल आता है कि अगर राज्यपाल के पास कोई मामला आता है कि वो क्षमादान के संबंधित किसी व्यक्ति ने कोई दया याचिका, मर्सी पिटीशन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, किसी व्यक्ति को कारावास दिया गया है, कोई सजा दी गई है, तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हम पढ़ते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे दोनों पर, कि वो दया मतलब क्षमा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अब राज्यपाल के पास वो दया याचिका आती कि साहब हमने जो अपराध किया है ना, हमने वो अपराध नहीं किया है, हमारे पास लेकिन हमारे खिलाफ जो सबूत हैं वो गलत तरीके से हमें दर्शाते कि हम अपराधी हैं। मतलब अपराध नहीं किया लेकिन हमारे खिलाफ जो सबूत है वो बिल्कुल दर्शाते हैं कि हम अपराधी हैं, आप हमें इस पर विचार करके क्षमा याचिका प्रदान करें। ठीक है ना। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, उसमें कारण ऐसा नहीं है कि फलाना कारण होगा तभी आप दया याचिका लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट दया याचिका लगा सकते हैं। अब राज्यपाल क्या अपने मन से माफ़ कर सकता है? तो राज्यपाल मन से माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 163, उसमें लिखा है आगे 161 के बाद 62 पे 63 में लिखा है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की, है ना, राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। इसका मतलब राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, मंत्री परिषद जो सलाह देगी उसको मानना पड़ेगा। मंत्री परिषद ने कहा कि इन्हें आप माफ़ कर दो तो राज्यपाल को माफ़ करना पड़ेगा। मंत्री परिषद ने कहा कि नहीं इन्हें माफ़ नहीं करना है तो माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये निर्णय लेने की पावर है ना वो किसके पास है? व्यवहारिक रूप में, ठीक है, वो मंत्री परिषद के पास है। मंत्री परिषद सलाह देती है, रिकमेंड करती है और राज्यपाल उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ना राष्ट्रपति ना राज्यपाल। वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत मतलब अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो इन क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 74, है ना। 74 में हम 2 क्लॉज पढ़ते हैं, एक 1 और एक 2, है ना। 1 में लिखा है कि राज्यपाल अपनी समस्त कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें लिखी है कि राज्यपाल इस सलाह के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। वो इस सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा पुनर्विचार करके मंत्री परिषद भेजती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। साथ ही लिखा है इसमें 2 में कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी या नहीं दी गई उसके संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कि आपको सलाह दी गई थी और कौन सी सलाह दी गई थी तो इसके बारे में न्यायालय नहीं पूछ सकता। ऐसा प्रावधान किया गया है 74 के क्लॉज नंबर 2 में। तो आप बेसिक समझ गए होंगे, राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों अपनी मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देगी, केंद्र की मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। वो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि राज्य के राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल में सजा काट चुके कैदियों को माफ कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा किस में लिखा था? धारा 433 के ए में। ठीक है। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति सीआरपीसी की धारा 433 ए की एक प्रावधान को ओवरराइड करती है ना, क्योंकि आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता, जब चाहे तब वो क्षमा कर सकते हैं, उसके लिए कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये धारा 433 कह रही है कि आपको क्या करना पड़ेगा? 14 वर्ष किसी व्यक्ति ने अगर कारावास झेल लिया तभी उसे आप माफ कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। धारा 433 से किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 मतलब 72 मतलब राष्ट्रपति के क्षमादान, आर्टिकल 161 मतलब राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, दोनों आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्षमादान की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं करती है और ना ही कर सकती है। बात समझिए आप, अगर लिखा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट कह रहा है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रावधान है। संविधान हमारे लिए सर्वोच्च विधि है और अगर ऐसा लिखा है ना जो हम चर्चा कर रहे हैं कि 14 वर्ष तक किसी व्यक्ति को कारावास काटना ही पड़ेगा तब उसे क्षमादान दिया जाएगा,
तो कोर्ट ने कहा ये प्रभावित नहीं करती है और कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो संवैधानिक मामला है, संविधान में लिखा है, उसी का पालन होगा। मतलब सरल शब्दों में कहें, राज्यपाल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं किसी व्यक्ति को बिना उसके कि भाई उस व्यक्ति ने 14 वर्ष कारावास में काटे या नहीं, ठीक है। तुरंत उसको दंड दिया गया, वो तुरंत चला गया, और अगर तुरंत माफ़ी मिल गई तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। चले आगे आते हैं। अब धारा 433 ये है क्या? हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि धारा 433 ये कहती है कि किसी व्यक्ति ने जिसने 14 वर्ष का, है ना, पहले सरल शब्दों में कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई ऐसा अपराध किया, ऐसा कार्य किया, ऐसा कृत्य किया कि उसे मृत्युदंड तक की सजा मिल सकती है ना, फांसी की सजा मिल सकती है, लेकिन उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया, उसे आजीवन कारावास दिया गया, और आजीवन कारावास के वह 14 वर्ष काट चुका है, ठीक है ना। आजीवन कारावास दिया मान लीजिए सन 2000 में, और 2014 में उसे 14 वर्ष हो चुके। अब वो पिटीशन लगाएगा कहाँ? राज्यपाल के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। तो राज्यपाल देखेंगे कि इस व्यक्ति ने 14 वर्ष का कारावास भुगत लिया है, 14 वर्ष का कारावास ये झेल चुका है कि नहीं। अगर झेल चुका है तो ही उसे माफ़ किया जा सकता है, नहीं तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये धारा 433 ये कहती है, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति। न्यायालय ने, अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, ना कि राज्यपाल के अपने स्वयं विवेक पर। मतलब इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है। उपयुक्त सरकार की सलाह पर राज्य के मुखिया को यह बाध्य करती है। मतलब अगर किसी राज्य सरकार ने किसी दया याचिका पर निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया, राज्यपाल को सलाह दी, तो राज्यपाल उसे मना नहीं कर सकते हैं, वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। सरल शब्दों में कहें कि ये स्वविवेकी, स्व मतलब खुद के विवेक से निर्णय लेने की शक्ति राज्यपाल की नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ऐसा अदालत ने, न्यायालय ने कहा, ठीक है। जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ये स्वविवेकी शक्ति न राज्यपाल की है न राष्ट्रपति की, वो अपनी मंत्रिपरिषद या सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं, और वो सलाह क्या होती है? राष्ट्रपति पर, राज्यों में राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है। अब आगे देखते हैं कि जो कम्यूटेशन का आदेश है, मतलब जो सज़ा कम करने का आदेश है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो दो बातें यहाँ पर कि हमने पढ़ा कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अभी धारा 400 जो 161 हमारा अनुच्छेद है, और धारा 433 का ये, ठीक है ना, ये दोनों बातें हम पढ़ रहे थे। पर जो निर्णय लेने की शक्ति है, सामान्यतः हम कहते हैं राज्यपाल के द्वारा ये क्षमादान की शक्ति दी जाती है। लेकिन यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा कि जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल की नहीं, राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति है। राज्यपाल की बिना मंजूरी के भी ऐसा ऑर्डर जारी या आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक निष्ठा है, संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, तो इसलिए राज्यपाल की उस पर सलाह ली जाती है, ठीक है, ऐसा। और इसके संबंध में अगर राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून भी बना सकती है, आर्टिकल 161 के तहत भी कानून बना सकती है। और इसके अलावा हम बात करें कि सीआरपीसी की धारा 432 या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट देने की नीति बना सकती है कि कोई व्यक्ति अगर 14 वर्ष या उससे ज़्यादा या उससे कम अगर कारावास काट चुका है तो उसकी रिहाई का ऑर्डर भी जारी कर सकती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये पहली बात ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्णय को जारी करता है कि उसने किसी को क्षमा किया या नहीं किया, जो भी है। तीसरा है, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार चाहे तो बिना राज्यपाल की अनुमति के ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वही एक संवैधानिक जो मर्यादा है उसके लिए राज्यपाल से आदेश की अनुमति ली जाती है। हालांकि राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन एक संवैधानिक निष्ठा, संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक है, ठीक है। चले आगे।
अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 161 क्या कहता है, ठीक है ना। समझिए, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित जो कैसा, उस राज्य से संबंधित, मतलब या तो राज्य सूची का विषय हो या आपकी संवर्ती सूची का विषय हो, ऐसे विषय पर अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए न्यायालय ने जो दंड दिया है उस दंड के खिलाफ वो क्या कर सकता है, दया याचिका लगा सकता है। अब दया याचिका लगाएगा तो राज्यपाल ऐसे मामलों में क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है ना, उसका लघुकरण कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है और प्राविलंब, ये 5 हम इसमें पढ़ते हैं कि वो 5 प्रकार की क्षमा के आदेश यहाँ पर दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, यही बात हम पढ़ते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 72 में, और ऐसी ही बात राज्यों में आर्टिकल 161 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, ठीक है। तो पहला शब्द है क्षमा, फिर लघुकरण, ठीक है, तीसरा परिहार, विराम और प्राविलंब, है ना, प्राविलंबन भी कहते हैं, रिप्राइव कहते हैं। क्षमा, देखिए दोनों को समझ लेते हैं। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति में बेसिक अंतर है कि राष्ट्रपति कहाँ जारी करेगा, जहाँ जहाँ संघ की कार्यपालिका का विस्तार है, मतलब संघ के जो कानून हैं वो लागू होते हैं, मतलब केंद्र सूची और संवर्ती सूची के विषय के तहत कोई अपराध किया जाता है तो राष्ट्रपति किसी को दया याचिका पर क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः निर्दोष साबित कर देना, कोई भी उसको दंड था अब वो पूर्णतः निर्दोष साबित हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात करें, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं अभी हम, पहला। दूसरा लघुकरण, लघुकरण मतलब जो उसके दंड का स्वरूप है उसे कम कर देना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का कठोर कारावास उसको दंड दिया गया था, अब राष्ट्रपति ने उस 15 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में तब्दील कर दिया। मतलब कठोर कारावास था, एक तो साधारण कारावास कर दिया, 15 वर्ष थी उसको 5 वर्ष कर दिया, मतलब इसमें उसकी प्रकृति भी चेंज हो गई, है ना। जब उसके अपराध को दंड को कम किया गया तो उसकी प्रकृति भी चेंज हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरा जो है, इसे बोलते हैं परिहार। इसमें भी दंड की जो मात्रा है उसको कम किया जाता है, लेकिन इसमें प्रकृति चेंज नहीं होती। मतलब 15 वर्ष का अगर कठोर कारावास था तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया। फिर से ध्यान दीजिए, इसमें 15 वर्ष का कठोर कारावास था, उसे 5 वर्ष क्या कर दिया, कठोर कारावास कर दिया। इसमें प्रकृति चेंज नहीं हुई। यहाँ हमने पढ़ा था कि 15 वर्ष का कठोर कारावास था, उसे 5 वर्ष का साधारण कारावास में बदल दिया, है ना। अगर ऐसा कभी पूछे ना कि लघुकरण परिहार में क्या अंतर है, तो लघुकरण में क्या होती है, प्रकृति चेंज हो जाती है और परिहार में प्रकृति चेंज नहीं होती है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, लघुकरण मतलब सब कम कर दिया, चाहे वो दंड की मात्रा हो, मतलब 15 वर्ष से 5 वर्ष हो, या अपराध के बाद जो दंड आपको मिला था उसकी कठोरता हो, 15 वर्ष से कठोर के कारणों से साधारण कर दिया। लेकिन इसमें 15 वर्ष जो था कठोर कारावास था वो तो कठोर ही रहा, लेकिन 15 वर्ष की जो सीमा थी उसे 5 वर्ष कर दिया, कठोर रहेगा लेकिन 5 वर्ष रहेगा। मतलब परिहार में प्रकृति चेंज नहीं होती है, लघुकरण में प्रकृति चेंज हो जाती। कई बार इनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। विराम, विराम होता है किसी कारणवश, है ना, विशेषकर जैसे गर्भवती कोई स्त्री है और उसे कोई दंड दिया जाना है तो उस गर्भवती स्त्री की स्थिति के कारण क्या होता है, इसको रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है, ये कहलाता है विराम। और लास्ट है आपका प्राविलंब या प्राविलंबन। इसमें खास करके जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई दया याचिका लगाई है राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति जब तक उस दया याचिका पर निर्णय नहीं लेंगे तब तक उस निर्णय पर या उसके जो अपराध की जो दंड था उसके क्रियान्वयन पर रोक लग जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, खास करके इसमें मृत्युदंड का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसे मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक नहीं दिया जाएगा, कब तक, जब तक राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं ले सकते, जब तक निर्णय नहीं लेते। क्योंकि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसे बाद में क्षमा कर दिया और उससे पहले ही उसे मृत्युदंड दे दिया तो ऐसी समस्या ना हो, तो जब तक राष्ट्रपति उसकी दया याचिका पर कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक
के क्रियान्वयन जो उसे अपराध के लिए दंड दिया गया था वो दंड नहीं दिया जाएगा। ये 5 चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसी शक्तियां राज्यों में आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई है, ठीक है ना। अब कई बार हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कई बार हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हम पूर्णता कहें ना तो पूर्णता ही सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है ना। आप बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है ना। उठा के देखिए आप आर्टिकल 161 व्यय एक्ट में, उसमें लिखा है बस है कि पूर्णता क्षमा नहीं कर सकता, वो कम कर सकता है ना। क्षमा मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कारावास में था या मृत्युदंड में था, मृत्युदंड को उनमें कारावास में तब्दील कर दिया। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है कि कोई मृत्युदंड किसी को दिया गया था, अब बोल दिया आप बिल्कुल निर्दोष हैं, घूमिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक अंतर है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में, ठीक। नेक्स्ट अंतर हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो सैन्य न्यायालय के निर्णय पर भी लागू होती है। मतलब अगर किसी कोर्ट मार्शल के माध्यम से किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है ना, या सैन्य न्यायालय के द्वारा, क्योंकि सेना की जो अपराध होते हैं उनके लिए अलग सेना में से ही कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करके एक जो न्यायालय होता है वो वही उसका देखते हैं, उनके नियम होते हैं, उसके लिए भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए कोई दंड को माफ़ करने की जो सुविधा होती है या शक्ति होती है वो नहीं होती है, ठीक है। चलें, और दूसरा मैंने बताया कि मृत्युदंड को जो राज्यपाल है वो पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। इसको क्षमा शब्द कहते हैं, पार्डन का मतलब होता है निर्दोष साबित कर दिया, ऐसा नहीं, पर उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो क्षमादान की शक्ति है लेकिन मृत्युदंड को नहीं। क्लियर। चले, तो ये था हमारा आर्टिकल 161। आपको समझ में आया। क्या पढ़ा हमने, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने, है ना। जो मैंने आपको 5 शब्द बताए कि क्षमा, उसके बाद लघुकरण, उसके बाद परिहार, फिर आपका विराम और प्राविलंब। ये 5 प्रकार की छूट देने या आपकी जो दया याचिका है उस पर 5 प्रकार के ऑर्डर जारी करने की शक्ति होती है, या क्षमादान की शक्ति इनको हम कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला अंतर हो गया बेसिक कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को दी गई हैं शक्तियां और आर्टिकल 161 में राज्यपाल को दी गई हैं। अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग जो 5 है वो वर्णन करता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का, और भाग 6 है वो वर्णन करता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का। ये बेसिक अंतर हो गए। अब जो 2 अंतर मैंने आपको बताए थे कि कोर्ट मार्शल के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये पहला अंतर हो गया। मतलब वही आर्टिकल 161 के तहत ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। मौत की सजा की बात करें हम तो राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है मौत की सजा में पूर्णतः क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। हालांकि वो भी कम कर सकते हैं लेकिन मौत की सजा को वो नहीं डाल सकते या बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको कारावास में जरूर बदल सकते हैं। क्लियर। तो इसको आपका जो काम है घर जाकर आर्टिकल 72 को और आर्टिकल 161 को बेयर एक्ट से एक बार पुनः देखिए, ठीक है। तो एक बार आप इसको बेयर एक्ट से देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसिक आप देखें पॉलिटी यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने विषय के संबंध में गंभीर रूप से पढ़ाई की है, एक बार आपने समझ लिया तो वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती है। आप जब भी पेपर देकर आते हैं तो ये लगता है हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, फिर भी मेरा गलत हो गया, हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा था। एक बार डायरेक्ट से पढ़िए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉलिटी की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि एक बार आप उसको समझ गए तो एक आपकी जो मानसिक क्षमता है या मानसिक जो ज्ञान की सीमा है वो उपलब्ध हो जाती है कि हाँ पॉलिटी में यही होगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं संविधान जहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, संविधान कई जगह हमें मौन दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि हाँ संविधान ये कहना चाह रहा। जैसे आप प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हमारा संविधान इस संबंध में ये कहता। कोर्ट भी तो यही करता है। जब कोई मामला ऐसा होता है जहाँ पर संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं है तो वो क्या करते हैं, प्रस्तावना को आधार बनाते हैं, वो डीपीएसपी को आधार बनाते हैं कि आखिर हमारे संविधान निर्माता क्या थे या वो क्या चाहते थे, उनकी आकांक्षाएं क्या थी,
ठीक है, उसके आधार पर कहते हैं कि संविधान ही कहना चाहता है। चल, ये हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक है हमारा नीट का अखिल भारतीय कोटा, ठीक है। अभी हाल में आपको मालूम है कि सरकार के द्वारा नीट में भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन की घोषणा की गई है और साथ में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो पिछड़े विशेष वर्ग हैं उनके लिए भी आरक्षण दिया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021-22 ना अभी इस साल में चिकित्सा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में, दोनों पाठ्यक्रम आपके यूजी की बात हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट की बात हो, स्नातक की बात हो या स्नातकोत्तर या पीजी की बात हो, दोनों में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% आरक्षण विशेष जो आर्थिक रूप से विशेष पिछड़े वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस जिन्हें बोलते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड जो पिछड़ी क्लास है उसके लिए दिए गए हैं। तो 27% जो आरक्षण हो जाएगा वो ओबीसी के लिए और 10% जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, इसमें ये जारी किया है। अब इस फैसले के बाद क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस की बात हो और चाहे ओबीसी की बात हो, दोनों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका जो कोटा है, जो ऑल इंडिया कोटा है, अखिल भारतीय कोटा है, उसमें आरक्षण मिलेगा। थोड़ा इसको ऐसा समझे कि 2007 की हम बात करें, 2007 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। कहाँ? जहाँ पर केंद्रीय स्तर के या केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो आपके जो कॉलेज हैं, जो मेडिकल संस्थान हैं, उन पर ही लागू होगा। लेकिन उस समय की हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से, ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं हम पंजाब का व्यक्ति है, अगर वो एमपी में आकर एडमिशन लेता है तो उससे वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इसी बोलते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति पंजाब का है तो वो एमपी में आता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पर वो जनरल माना जाता था। अभी जो सिस्टम लागू हुआ पहले वो सिर्फ क्या केंद्रीय विद्यालयों के था, लेकिन अगर कोई राज्य का एमपी का कोई कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसे यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, उसे सिर्फ केंद्रीय स्तर पर या केंद्र के द्वारा संचालित जो संस्थान है उनमें ही आरक्षण का लाभ मिलता था। और अभी जो किया गया है 27% आरक्षण की बात करें हम, ये ऑल इंडिया जो कोटा है या ऑल इंडिया ओबीसी जो कोटा है उसमें उसे अब ये सुविधा मिलेगी, आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका मतलब अगर वो अब एमपी में आता है, एमपी के राज्य के किसी उसमें वो एडमिशन लेता है तो उसमें भी आरक्षण दिया गया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना किसको दिया। हालांकि आपको मालूम है कि 7.5% जो है एससी का है, फिर 15% के आसपास जो है वो एसटी का है और 27% जो है वो आपका ओबीसी का। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, चलिए आगे। उसके पहले हम देखें कि आखिरकार ये नीट क्या है ना। नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इसको बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको नीट बोलते हैं। ये सभी स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब यूजी और पीजी के चिकित्सा व दंत चिकित्सा मतलब डेंटल जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए और आपके जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए एक प्रकार की क्या है, प्रवेश परीक्षा है, ठीक है। 2016 तक अखिल भारतीय प्री मेडिकल ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट इसके माध्यम से एग्जाम होता था। तो 2013 में नीट का प्रावधान कर दिया, लेकिन राज्यों ने अनुरोध किया कि अभी थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि सबके अभी क्या होता था, राज्य अपने अपने स्तर पर एग्जाम लेते थे और केंद्र का जो एग्जाम था वो अलग था मेडिकल के लिए। इसमें क्या प्रावधान कर दिया, केंद्र हो चाहे राज्य हो, अब दोनों को एक साथ एग्जाम लिए जाएंगे नीट के माध्यम से। तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का ये समय अंतराल हुआ। तो 2016 तक ऐसा प्रावधान चला कि राज्यों ने अपने लिए मतलब जिनके लिए केंद्र सरकार या केंद्र की जो संस्था है वो एग्जाम नहीं लेती थी, वो राज्य स्तर पर लेती थी और केंद्र पूरे स्तर पर लेता था। राज्य सरकारें उन सीटों के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करती थी जिन पर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा नहीं होती थी। मतलब ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट है वो उन स्तर पर या जिन सीटों पर एग्जाम नहीं लेता था उनके लिए राज्य करती थी, जो राज्य में रहती थी। और ओवरऑल की बात करें, जैसे राज्य में कुछ सीटें हैं, है ना, ऐसा समझ सकते हैं आप कि यूपीएससी और किसी स्टेट की पीएससी, है ना। स्टेट पीएससी उन एग्जाम
या उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है जिनके लिए यूपीएससी एग्जाम नहीं लेती राज्यों के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग ऐसा था। और आप ऐसा मान लें कि सिर्फ यूपीएससी ही एग्जाम लेगी, ऐसे ही नीट अब क्या सबके लिए एग्जाम लेगी, ऐसा प्रावधान कर दिया 2016 से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, कमीशन काउंसिल एक्ट 1956 में एक धारा नई जोड़ी गई थी, धारा 10D। इसको बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये धारा है और ये धारा वैलिड है, क्योंकि ये धारा क्या कहती है, चाहे स्नातक स्तर हो, चाहे आपका स्नातकोत्तर मतलब यूजी हो, चाहे पीजी हो, दोनों स्तर पर क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, है ना। और इसमें हिंदी अंग्रेजी इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए समान होगी। इस एक्ट में 56 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद निरस्त कर दिया गया, जो 8 अगस्त 2019 को अस्तित्व में आया था। इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो धारा 10 है इसको मतलब इसको कहा कि ये लीगल है और इसे आगे कंटिन्यू किया जाए। अब जो एग्जाम लेने का काम था, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय परीक्षण जो केंद्र है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था, या नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं हम ओबीसी कोटा की, या ओबीसी जो आरक्षण है उसके मुद्दे को देखें तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप जानते हैं कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसे हम काका कालेलकर के नाम से जानते हैं, और दूसरा पिछड़ा वर्ग कमीशन हमारा बनाया गया 1979-80 में, जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों की पहचान की और उन्हें 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। उसके आधार पर 1990 में सिविल सेवाओं मतलब सिविल पदों और जो रिक्तियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सिर्फ दो ध्यान रखेंगे ना, सामाजिक रूप से पिछड़े हों या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, ऐसे वर्गों को 27% आरक्षण की घोषणा की गई, मतलब ये प्रावधान कर दिया गया। इसे चुनौती दी गई इंदिरा साहनी के केस में, है ना, 1992 में 14 नवंबर 1992 बड़ा फेमस दिन था। इसमें जो आरक्षण की सीमा है वो तय कर दी गई कि 50% से ज़्यादा नहीं होगी, और इसे बरकरार रखा कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन कहा कि भाई आप एक ऐसी सीमा रेखा बनाएं जिससे जिन लोगों की आय ज़्यादा है उन्हें आरक्षण का लाभ ना मिले, और एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। क्रीमी लेयर मतलब समाज की जो मलाईदार परत, जैसे दूध में मलाई होती है ना, वो ऊपर वाला वो ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो ऐसे ही समाज में जो ज़्यादा पैसा जिनके पास है वो ओबीसी वर्ग में आते हैं, तो उनका पहचान कर उन्हें आरक्षण ना दिया जाए। तो इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में जो वास्तविक वंचित लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। अब हम बात करें कि क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है उसकी श्रेणियों की बात करें, तो सबसे पहले 1993 में जो रामानंदन समिति बनाई गई, उस समिति ने सिफारिश दी कि क्रीमी लेयर की ये क्राइटेरिया होंगे, और क्रीमी लेयर की जो उस समय से जो आपकी क्या रखे हैं, सॉरी, अब बात करें हम क्रीमी लेयर की क्राइटेरिया की या श्रेणी की, तो 1993 में रामानंदन समिति की सिफारिश पर क्रीमी लेयर की परिभाषा तय की गई, कौन व्यक्ति क्रीमी लेयर की परिभाषा में आएगा। तो उस समय जो आय की सीमा रखी गई वो 1 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा कमाता, 1 लाख एक साल में ज़्यादा से 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब वर्तमान में जो है ये सीमा है 8 लाख है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 8 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें प्रावधान किया गया कि हर 3 साल में इसकी क्या पुनर्व्याख्या की जाए, मतलब देखा जाए कि भाई समय के हिसाब से जो है महंगाई बढ़ रही है, तो सीमा बढ़ते बढ़ते अभी 8 लाख तक पहुंच चुकी है। अब ये जो बढ़ने वाली है आगे, इसे 12 लाख किया जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा इसको देखिएगा, जब इसको बढ़ा दिया जाए तो इसमें चेंज कर लिया, लेकिन अभी वर्तमान में 8 लाख ही है। तो हर 3 साल में, पिछली बार 2017 में ये संशोधित किया गया था, उस समय इसमें 6 लाख थी, है ना। 3 साल से अधिक हो गए हैं, लगभग 17 से 20 के बीच, मतलब 21 में, बीच में अभी कोविड काल आ गया, लेकिन अब सीमा रेखा फिर इसमें चेंजेस होने वाली है। तो वर्तमान में ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति 8 लाख से ऊपर कमाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
भले ही वो ओबीसी कैटेगरी का हो। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि और कौन व्यक्ति हैं जिन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाए। तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीमा उनके माता पिता की रैंक के आधार पर होती है, ना कि उनकी आय पर। ठीक है ना, तो उसमें क्या देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में हमें रखना है, ठीक है, तो क्या देखें, सबसे पहले देखें कि अगर वो संवैधानिक पद पर है तो व्यक्ति क्या होगा, क्रीमी लेयर में आएगा, उसे लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा देखें कि माता पिता में से एक कोई ग्रुप ए में भर्ती किया गया है, मतलब क्लास 1 ऑफिसर है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं अगर माता पिता में से दोनों, मतलब माता भी पिता भी ग्रुप बी के अधिकारी हैं, तो वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति आरक्षण के कारण, ठीक है ना, 40 वर्ष से पहले, मतलब उसकी नौकरी लगी और नौकरी लगने में वो 40 साल की आयु तक नहीं पहुंचा, उससे पहले उसे आरक्षण के तहत पदोन्नति मिल गई, तो उस व्यक्ति को भी इस सीमा में रखा जाएगा। इसके अलावा कर्नल या उच्च पद के जो अधिकारी होते हैं, सेना में जो ऑफिसर होते हैं, उन व्यक्तियों को भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कोई संवैधानिक पद है, पहला तो हमने पढ़ा कि 8 लाख से अगर ज़्यादा कमाता है कोई व्यक्ति। दूसरा हमने देखा कोई संवैधानिक पद है। तीसरा हमने देखा कि उसके जो माता पिता में से कोई ग्रुप ए का अधिकारी है। चौथा हमने देखा कि माता पिता में से दोनों क्या है, ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कर्नल या उससे ऊंचा कोई रैंक है, वो सेना में कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन है, तो वो क्रीमी लेयर की सीमा में आएंगे। अब बात करते हैं अखिल भारतीय कोटा के बारे में। अखिल भारतीय कोटा योजना क्या है? तो 1986 में अखिल भारतीय कोटा जो है, यह योजना है, ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हम डोमिसाइल की बात करते हैं, तो बिना किसी डोमिसाइल के या मूल निवासी प्रमाण पत्र फ्री आप किसी भी राज्य में आप एडमिशन ले सकें, आपको सुविधा मिल सके। और उसमें बीच में जो डोमिसाइल का रोड़ा आता है कि भाई अगर आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं तो मध्य प्रदेश में ही आपको ये आरक्षण मिलेगा, आप अगर यूपी के हैं तो यूपी में आरक्षण मिलेगा, तो ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया जाए और सबको समान रूप से जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें। इसमें क्या किया गया, इसे बोलते हैं डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी। सबको बिना डोमिसाइल के समान अवसर या फ्री जो अवसर हैं वो उपलब्ध हो सकें। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2 यूजीसी की सीट की बात करें हम तो 15% सीटें आरक्षित की गई, और पीजी की बात करें तो 50% सीटें आरक्षित की गई। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यूजी में टोटल 100 सीट हैं किसी राज्य में, तो उन 100 सीटों में से 15 सीटें किसके लिए रिजर्व रहेंगी, अन्य राज्यों के व्यक्तियों के लिए। ठीक है ना, अब इन अन्य राज्यों के व्यक्तियों में वर्तमान में हम देखेंगे कि इनमें भी 15% में फिर आरक्षण रहेगा, और अंडर ग्रेजुएट की 15 हो गई, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ की टोटल सीटें अगर मान लेते हैं हम 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से कितनी 50% सीटें किसके लिए रिजर्व रहेंगी, जो बाहर से आते हैं लोग उनके लिए। लेकिन 50% जो सीटें बचती हैं वो राज्य के व्यक्तियों के लिए। अब इनमें भी क्या होगा, 15% में से पहले एससी और एसटी को आरक्षण था, 15 में से एससी के लिए मान लीजिए ये आरक्षण है 7.5 या 7.5%। तो इसमें से जितनी सीटें 15 की बनेगी, मान लीजिए लगभग अगर 3 या 4 सीटें जो बनती हैं वो आरक्षित हो जाएंगी एससी के लिए। फिर 15 का 15% निकालेंगे एसटी के लिए, तो उतनी एसटी के लिए आरक्षित रहेंगी, और ओबीसी के लिए इसमें नहीं था, ऑल इंडिया जो है ना, क्योंकि ये कोटा अलग है ना, हम कह रहे हैं ऑल इंडिया ओबीसी कोटा। अब इस कोटा में जो 15% सीटें हैं ना, इस सीटों में से 27% आरक्षण किसको दिया जाएगा, ओबीसी को। ठीक है ना, 15 की 27% जो भी सीटें निकलेंगी वो सीटें किसको दे दी जाएंगी, ओबीसी के लिए। क्लियर है? चलें, तो ये पहले की बात करें हम तो ध्यान रखिए 15% सीटें यूजी के लिए और 50% सीटें किसके लिए, आपकी पीजी के लिए। किन व्यक्तियों के लिए, डोमिसाइल फ्री, मतलब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में एडमिशन लेता है तो उसे ये ऑल इंडिया या अखिल भारतीय कोटा के तहत ये प्रावधान या सुविधा या आरक्षण मिलेगा। ठीक, क्लियर? नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो कोटा होता है, ये ऑल इंडिया कोटा है और उसके तहत ये प्रावधान किया गया है।
हम बात करें जनवरी 2007 की अगर, ठीक है, तो 2007 में केस आया जिसे बोलते हैं अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए मतलब एससी के लिए 15% और जनजातियों के लिए 7.5 मतलब 7.5% जो आरक्षण है वो भारतीय कोटा में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। बाहर के लिए जैसे 15%, मैंने आपको बताया कि यूजी के लिए था 15, ठीक है ना, तो 100 में से 15 सीटें वो किसी को दे सकते हैं। लेकिन 2007 में कहा कि नहीं, इनमें 15 सीटों में से एससी की इतनी सीटें होंगी, एसटी के लिए इतनी सीटें होंगी। क्लियर? ये अभयनाथ के केस में 2007 में कहा। वर्ष 2007 तक मेडिकल प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के भीतर कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था। मतलब 2007 तक इन 15 सीटों पर कोई आरक्षण नहीं था। 2007 में इनमें एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है और अभी 2021 की बात करें, इसमें ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2007 में केंद्रीय शिक्षण संस्थान है ना प्रवेश आरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ तो उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, ठीक है। मतलब मेडिकल के सेक्टर में कोई भी संस्थान है उनमें आप प्रवेश लेते हैं तो 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि राज्य के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज अखिल भारतीय कोटा सीटों तक विस्तारित नहीं किया गया। मतलब ये आरक्षण सर्वमान्य लागू कर दिया, लेकिन केंद्रीय स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें लागू होगा, राज्य स्तर पर इसे लागू नहीं किया। मतलब राज्यों के अंदर जो राज्यों से फंडिंग या राज्यों द्वारा संचालित किए जाने वाले संस्थान हैं, डेंटल कॉलेज हैं, उनमें ये लागू नहीं किया गया था। 103वां संविधान संशोधन भी लाया गया और आपको मालूम है इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है ना, उसे भी इस परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था। मतलब जो मैं 15 सीटों की बात कर रहा हूँ उसमें एससी को आरक्षण था, एसटी को आरक्षण था, ओबीसी को आरक्षण नहीं था और अभी हम जो बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं था, है ना। नॉर्मली सब में आरक्षण था, लेकिन जो 15 सीटों वाला अन्य राज्यों में जो सीटें हैं ना, जिसे हम अखिल भारतीय कोटा कह रहे हैं, उस कोटा में आरक्षण नहीं था, उस कोटा में आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। ये पूरा क्रक्स है। कब से हमने जो चर्चा की कि 1886 से फिर इसकी शुरुआत होती है, 2007 में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाता है और अभी हम बात करें कि 2007 में जब एससी और एसटी के लिए उसमें जो अखिल भारतीय कोटा है उसमें आरक्षण दिया गया और 2020-21 में हम बात करें तो इसमें ओबीसी को भी 27% आरक्षण दे दिया गया और 10% जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आपको इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक निवारक निरोध, ठीक है। निवारक निरोध हम पढ़ेंगे होता क्या है और क्यों चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे डायरेक्ट निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार न किया जाए या उस पर निवारक निरोध के प्रावधान लागू न किए जाएं जब तक सामान्य कानून उपलब्ध हैं, तो वो सामान्य कानून के तहत उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बंदी से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। मतलब कोई उसने ऐसा कार्य किया हो जिससे सामाजिक व्यवस्था हमारी भंग हो सकती है ना, हम जनधन की हानि हो सकती है या कोई ऐसा आतंकवादी संबंधी कोई कृत्य किया है, ठीक है। ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अन्य अदालतों के लिए निवारक निरोध से संबंध नज़रबंदी के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए हैं और कैसे इनसे निवारक निरोध संबंधी मामले उनसे निपटा जा सके और निवारक निरोध के अंतर्गत कोई व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा इसका भी ध्यान रखें, सरकार भी ध्यान रखे, कोर्ट भी ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि उसने कोई सामान्य अपराध किया है और आप निवारक निरोध के तहत उस पर कार्यवाही करें, ठीक है। क्योंकि निवारक निरोध के जो प्रावधान होते हैं वो थोड़े कड़े होते हैं, जिससे व्यक्ति के जो स्वतंत्रता हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन होता है अगर वो अपराधी नहीं है तो। सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है,
ठीक है ना, उसके संबंध में कुछ प्रावधान है। तो देखिए इसमें दो प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम, जैसे पहला भाग है एक अनुच्छेद 22 का और ये दूसरा भाग है। पहला भाग है जिसे हम बोलते हैं दंडात्मक निरोध और इसे बोलते हैं हम निवारक निरोध, ठीक है ना। दंडात्मक का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के बाद क्या है, पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी, कोर्ट उसको जो भी पनिशमेंट है वो देगा, इसे बोलते हैं दंडात्मक निरोध। दूसरा होता है, दूसरा भाग इसे बोलते हैं निवारक निरोध, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि मैं तुम्हें कल देख लूंगा, ठीक है, अभी उसने देखा नहीं है, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कल देखेगा, तो इसलिए क्या करे, पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर ले कि भाई आप देख ही ना पाओ, ठीक है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसे अपराध किए जाने की संभावना है जो गंभीर अपराध है, तो उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दो प्रकार के प्रावधान करता है हमारा अनुच्छेद जो है 22। अब बात करते हैं अनुच्छेद जो 22 है, इसमें गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किया जाएगा तो उस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति है ना, मतलब जिसे आरोपी बना रहे हैं, उसको कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। ऐसे पहला, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहला तो कारण बताना पड़ेगा कि भाई आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन है, नहीं, पहले कारण बताइए, तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, पहला। दूसरा हम देखें कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। हालांकि इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को केरल में गिरफ्तार किया और ला रहे हैं, उसको पता लगा 24 घंटे केरल से लाना है कहाँ, जम्मू कश्मीर तक, और केरल से वो निकला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, है ना, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक पहुँचे और 24 घंटे हो गए उसके पूरे, अब वो उतर जाए कि नहीं, अब 24 घंटे पूरे हो गए, तो यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। न्यायालय देखता है कि हाँ इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण वैध है या अवैध, उसके हिसाब से फिर आगे कार्यवाही होती है जो भी है। तीसरा है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसे अपने पसंद के, जिससे चाहे वो कानूनी सलाहकार को सहायता ले सकता है, मतलब वकील की सहायता ले सकता है। तो ये 3 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन तीनों अधिकार देखें हम ना, ये आपको दंडात्मक निरोध में दिए गए हैं, ना कि निवारक निरोध में, ठीक है। अगर आप सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको ये अधिकार हैं। यहाँ की हम बात करें तो निवारक निरोध पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। हालांकि हम दोनों में चर्चा करते हैं अभी कि निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापक अधिकार हैं, यहाँ पर व्यापक अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध में बेसिक अंतर आप समझे होंगे। पहला जो भाग है हमारा उसे हम कहते हैं अनुच्छेद 22 का साधारण भाग, ठीक है, सामान्य कानून से संबंधित है, और दूसरा जो भाग है इसे बोलते हैं हम निवारक कानून या निवारक संबंधी मामलों से संबंधित। क्लियर। तो दंडात्मक और निरोधात्मक में दोनों मुद्दों को आप समझ गए होंगे, दोनों मामले क्या होते हैं। ये प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में किए गए हैं, और आपको मालूम है कि निवारक निरोध संबंधी बहुत सारे कानून हमारे संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं। आपको राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून है, ये आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें प्रावधान किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है कि ये देश की अशांति फैला सकता है, देश के एकता अखंडता को बाधित कर सकता है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके टेप रिकॉर्ड किए सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ बहुत सारे हम पढ़ते हैं, मीसा है, टाटा है, पोटा है, ये सारे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी इसमें एक बड़ा नाम है। अब देखें बेसिक दंडात्मक निरोध के तहत दिए गए व्यक्ति को अधिकार और निवारक निरोध के तहत दिए गए व्यक्ति को अधिकार। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या अधिकार दिए गए हैं, और अगर कोई व्यक्ति दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या अधिकार है। तो अभी मैंने आपको बताया साधारण जो कानून है वो साधारण या निवारक निरोध कानून है, दोनों में बेसिक अंतर है। क्लियर। तो दंडात्मक के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 आपको मालूम है कि भाई सबसे पहले कारण बताना पड़ेगा, दूसरा
उसे 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, वो वकील से सहायता ले सकता है। तो देखते हैं यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। यहाँ देखते हैं कि गिरफ्तारी का कारण या गिरफ्तारी का आधार के बारे में सूचना देनी होगी। यहाँ पर जो कहा गया है कि भाई कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रखेंगे। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 घंटे है, वहाँ 3 महीने हैं। पहले हालांकि 1 साल था, फिर इसको 6 महीने किया गया और वर्तमान में अभी ये कितना है, 3 महीने। हालांकि जो 44वां संविधान संशोधन किया गया है, इसमें 2 माह का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो वर्तमान में भी 3 महीने ही चलाया आ रहा है। किसी निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 महीने तक उसे गिरफ्त में रखा जाएगा। 3 महीने के बाद अगर कंटिन्यू रखना है तो न्यायाधीशों का एक बोर्ड, एक समिति बनती है, वो तय करती है कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो पहला अंतर समझे। दूसरा, किसी व्यक्ति से कानूनी सलाहकार से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, इसमें है नज़रबंदी की अगर किसी व्यक्ति को किया गया है तो उसको बताया जा सकता है कि भाई आपने ये फलाने काम किया इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये उसका अधिकार नहीं है। जैसे अगर लगा कि इस कारण बताने से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है या सही नहीं है तो उसको हो भी सकता है कि ना बताएं। क्लियर, जनहित में अगर नहीं है तो मामला ना बताया जाए, लेकिन यहाँ पर बताया जाएगा। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। और यहाँ की बात करें हम कि जो व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, वो एक आवेदन कर सकता है कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगर वो मामला बताने योग्य है तो बताया जा सकता है, लेकिन जनहित में अगर नहीं है तो फिर नहीं बताया जाएगा। 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक मजिस्ट्रेट आगे की रियासत की या हिरासत की जो है ऑर्डर ना दे दे, नहीं तो वो 24 घंटे बाद छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 महीने तक उसे रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद फिर कमेटी चाहे तो उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सुरक्षा उपाय विदेशी शत्रु के लिए उपलब्ध नहीं है। कौन से? दंडात्मक निरोध के तहत जो मैंने आपको 3 अधिकार बताए थे वो नहीं है। और यहाँ पर देखें हम कि चाहे बाहरी व्यक्ति हो चाहे नागरिक हो, दोनों के लिए समान है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर आप समझे होंगे। साधारण कानून थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, उसमें आपको ज़्यादा अधिकार हैं, और निवारक में क्या है, अधिकार कम है। ठीक है, तो निवारक निरोध के तहत दिए गए अधिकार, पहली बात कि 3 महीने से ज़्यादा उस व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो कमेटी बनेगी, उसमें उच्च न्यायालय या न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो तय करेंगे इसको आगे रखा जाए या ना रखा जाए। इसको हम बोर्ड कहते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है उसको बताया जाएगा कि भाई क्यों आपको गिरफ्तार करके रखा है, लेकिन अगर वो बताने से कोई नुकसान हो सकता है ना, जो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो फिर उसको ये तथ्य भी नहीं बताया जाएगा कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसे अपने एक अभ्यावेदन करने का, एक एप्लीकेशन या याचिका करने का कि भाई क्या कारण है, उसका वो अधिकार होगा, वो अपनी बात वहाँ पर रख सकता है। दूसरी बात है, ये चाहे नागरिक हो चाहे कोई नागरिक ना हो, दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। दोनों के सुरक्षा उपाय उपलब्ध किए गए हैं। अब देखिए, कोर्ट के फैसले के अगर हम बिंदु देखें कि कोर्ट ने क्या कहा, तो पहली बात, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध के संबंध में कुछ कहा है और कुछ सरकार के लिए निर्देश दिए हैं। पहला हम देखें, अदालत ने क्या माना है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे निवारक निरोध के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं और वो एक वाइट कॉलर क्रिमिनल है, मतलब सफ़ेद पोश अपराधी है ना, तो पहले इसको बताता हूँ सफ़ेद पोश अपराधी क्या होता है। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है लेकिन उसके वजह से हिंसा नहीं फैली है ना, व्यापक समाज को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जो सफ़ेद पोश अपराध क्या होते हैं। तो उसे व्यक्ति को अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसके उस कृत्य से बड़े समुदाय को नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, चले, सफ़ेद पोश जो शब्द है या वाइट कॉलर जो क्राइम है, वो अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी पेशेवरों द्वारा किए गए आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक अपराध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ने कहा कि आप इसमें क्या करें, 1000 रुपये लगाएं, ठीक है ना, और अपने नीचे क्या करें, आप 3 लोगों को
लाएं, उनसे 1,000 रुपये लें। ये लोग क्या करेंगे, अपने नीचे 3 लोग लाएंगे। क्लियर? ऐसा आपने पहले बहुत देखा होगा, ये चेन है। तो ये मोटिवेट किया, जब आप यहाँ पर 3 लोग लाएंगे तो आपके 1000 के 2000 हो जाएंगे, फिर 3 लोग वो लाएंगे तो आपके 2000 के 4000 हो जाएंगे, या फिर आप इतना पैसा यहाँ जमा करें, इतने समय के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आप मोटिवेट हो गए, आपने पैसा लगा दिया, लेकिन वो लास्ट में फ्रॉड निकला। लेकिन इससे कोई हिंसा नहीं उपजी, इससे क्या आर्थिक हानि हुई। अब अगर इनको हम दंड ना दें तो क्या है, और मोटिवेट होंगे, तो दंड देना जरूरी है, लेकिन निवारक निरोध के तहत दंड दिया जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बहुत धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी, पिरामिड योजना, ये सारी जो फ्रॉड काम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस शब्द की बात करें हम, सबसे पहले समाजशास्त्री थे 1949 में एडविन सदरलैंड, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, व्हाइट कॉलर क्राइम। ऐसे ही एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं हम ब्लू कॉलर या ब्लू कॉलर क्राइम। इसमें हम देखें, इस अपराध में मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर ये अपराध किए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति का समूह तत्काल के लाभ के लिए काम करता है या कोई अपराध करता है। इसमें क्या होता है, जिनमें तत्काल प्रतिक्रिया होती है इन अपराध, जैसे झगड़े हो गए, कोई टकराव हो गया है ना, इसके कारण कोई घटना हो गई। इन अपराधों में नारकोटिक्स उत्पादन भी शामिल होता है, उनका वितरण शामिल होता है, यौन हमला शामिल होता है, चोरी शामिल होती है ना, सेंधमारी, मतलब किसी उस पर हम दिमाग या नज़र गड़ाए हुए हैं, जैसे ही मौका मिला हमने उसका फ़ायदा उठाया, सामने वाले को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये आपका ब्लू कॉलर के अंतर्गत आता है। तो दो यहाँ पर ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जो है ना, दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो अगर सपूत पूस या वाइट कॉलर क्रिमिनल है, वो अपराधी निकला और उसने काम किया है गलत, लेकिन उसका प्रभाव व्यापक पूरे समाज पर नहीं पड़ा है, तो उस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार न किया जाए। जब तक हम देखें कि हमारे यहाँ सामान्य कानून उपलब्ध है उसको दंड देने के लिए, तब तक ऐसा न किया जाए। हालांकि निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब उसकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस तो उसने किया है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को नहीं किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर शब्द अलग है, पब्लिक ऑर्डर अलग है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर किया गया तो उसके लिए सामान्य कानून के तहत ही कार्यवाही की जाए। सरकार की बात करें कि राज्य को सभी और विविध कानून और व्यवस्था समस्याओं से निपटने के लिए मनमाने ढंग से निवारक निरोध का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब तक भाई आपके पास कोई सामान्य कानून है उसको दंड देने के लिए, तो निवारक निरोध का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? निवारक निरोध का प्रयोग तभी करें जब कोई सामान्य कानून उपलब्ध ना हो। ठीक है, चले आगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक आदेश शब्द पर। कोर्ट ने स्पष्टता दी, निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अवस्था को रोकने के लिए आवश्यक बुराई है ना। मतलब ये बुराई है, फिर भी हमें रखना पड़ेगा इसे, क्योंकि अगर कोई ऐसी गतिविधि हुई जो देश की एकता अखंडता को बाधित करती है ना, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ती है, उनमें अव्यवस्था फैलाती है, तो निवारक निरोध का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसका प्रयोग क्या है, कब किया जाना चाहिए? जब सामान्य कानून आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तब, या ऐसा कोई गंभीर अपराध है इसके लिए भाई हमें निवारक निरोध का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कानून एवं व्यवस्था एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द हम कह सकते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस होता है, कानून व्यवस्था बाधित होती है, तो सामान्य कानून के तहत कार्यवाही करें। और अगर उससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है, जनता को नुकसान होता है, बड़े समूह को नुकसान होता है, तब आप निवारक निरोध का प्रयोग कर सकें। तो लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर दो जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं, इनमें अंतर करें। ठीक है, ऐसा स्पष्ट किया कोर्ट के द्वारा। साथ ही न्यायालयों को निर्देश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया कि जब अदालत के सामने कोई ऐसा मामला आता है
तो आप उस बात की जांच करें, क्या इस व्यक्ति पर निवारक निरोध के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या हमारे देश का सामान्य कानून इससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। पर्याप्त है तो फिर आप, मतलब इसका उत्तर अगर सकारात्मक है, मतलब हमारे पास ऐसा कानून है कि हम इससे निपट सकते हैं, तो फिर निवारक निरोध का जो उस पर मुकदमा दायर किया गया था, आरोप लगाया गया था, वो अवैध आदेश हो जाएगा, ठीक है। उस पर सामान्य कानून के तहत कार्यवाही होगी, ना कि निवारक निरोध के तहत, ठीक है ना। उदाहरण दिया है कि अदालत ने कहा एक सड़क पर 2 शराबी लड़ रहे थे, कानून व्यवस्था की समस्या थी, ना कि सार्वजनिक अव्यवस्था की। यहाँ समाधान निवारक निरोध नहीं था, ठीक है ना। एक कितना अच्छा उदाहरण है, एक सड़क है, उस पर 2 शराबी लड़ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, अब लड़ना क्या है, ये जो देश का कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कानून व्यवस्था बाधित हो रही है, लेकिन उसका समाज पर कोई व्यापक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं हो रही है। तो ये निवारक निरोध के तहत इस पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन पर हम कानून के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते, उनके तहत सामान्य कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा निर्देश न्यायालयों को भी यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें कि जो निवारक निरोध है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। देखिए, स्वतंत्रता की कीमत हमारे पूर्वजनों ने बहुत मेहनत करके, है ना, क्या क्या बलिदान के माध्यम से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, क्या क्या बलिदान दिया है, क्या क्या कीमत हमने चुकाई है, और इतनी आसानी से इस स्वतंत्रता की जो कीमत है, इस स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हमारा जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 हो, हमारा अनुच्छेद 21 हो, जो हमें आज़ादी देता है, तो निवारक निरोध के तहत इसे कमज़ोर ना किया जाए। अगर सामान्य कानून के तहत आपके पर कार्यवाही हो सकती है तो सामान्य कार्यवाही या सामान्य कानून के तहत ही कार्यवाही की जाए, ना कि निवारक निरोध के तहत, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद हमारा 22 हो गया, है ना, एक अनुच्छेद हमारा 19 है, ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना क्या है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर साबित करता है। तो ये हमारा हुआ मौलिक अधिकार, ये हमारा निवारक निरोध संबंधी जो हमारे मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं उस संबंध में हमने चर्चा की, निवारक निरोध क्या होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहिए, थोड़ा इनको ध्यान रखिए, और जहाँ कहीं भी आपको अपडेट मिले तो इसमें अपडेट भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।